बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 2 जुलाई है साल 2021। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कौमी सलामती इजलास मरियम सफदर पर भी लंका ढा गया है। इस आम इजलास से 1 घंटा कबल अचानक क्या हुआ, इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। गुज़श्ता रोज आपको इल्म है, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का एक आम इजलास हुआ जिसके अंदर सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। और एक सवाल ज़ेर बहस रहा कि क्या वजह है, जब अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, बिलावल मौजूद हैं, अपोजिशन जमातों की भी नुमाइंदगी है, इस आम इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान गायब है। इस पर बहुत तनकीद की गई। बाद लोगों ने तो कहा, बल्कि सलीम साफ़ी ने यहाँ तक कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अना के बुत से बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी तरफ एक सहाफ़ी है, खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी, वो आपको इल्म है शहबाज शरीफ की अंदर की खबरें उनके पास होती हैं। वो कहती हैं कि कौमी सलामती के आम संजीदा और संगीन मामलात पर कौमी सलामती कमेटी इजलास, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान आज इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये पहले तो उन्होंने दी खबर। उसके बाद वो कहती हैं कि आम तरीन मामलात, आम फोरम, लेकिन पार्लिमान कौमी सलामती कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म गैर हाज़िर, आर्मी चीफ, DGISI, DGMO, DGISPR शरीक, अपोजिशन शरीक, आम वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला हाज़िर, मगर वज़ीर आज़म गैर हाज़िर। आखिर क्यों ऐसी गैर संजीदगी आला तरीन सतह पर, मगर क्यों? अब ये सवाल उठाया। ज़ाहिर है उन्हें ये खबर शायद शहबाज शरीफ ने नहीं दी इस मौके पर कि असल मामला क्या है। अब मामला ये हुआ है कि जब ये इजलास होना था, और जराए बताते हैं कि 1 घंटा तकरीबन कबल जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है यानी शहबाज शरीफ, आपको इल्म है पहले नैब की कस्टडी में रहे और उन पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का और आमदन से ज़्यादा सजात का इल्जाम है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मेहरबानी से वो एहतसाब अदालतें बंद पड़ी हुई हैं, और उनका तमाम जो रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ फैमिली का और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का, वो एक स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन वहां से तो उनकी जमानत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ FIA ने नोटिस लिया। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो सवालात किए गए, उसका कोई जवाब शहबाज शरीफ और उसका बेटा नहीं दे सका, ना उनके पास कोई है। और जब वो पूछते हैं बताया तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैं तो सियासत के अंदर मसरूफ था। और हमजा शहबाज कहता है मुझे पता ही नहीं, मेरे अकाउंट के अंदर, मैं तो सियासत में मसरूफ था, पीछे से 25 अरब रुपया कौन भेज रहा है। तो इस तरह के भौंडे जवाब जिनके कोई जवाब नहीं है, लूट मार, करप्शन, सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम का फर्द होने की हैसियत से इस निजाम जो इतना अपाज, इतना अजीब है, मैं समझता हूं कि जिसके अंदर इस सतह के करप्ट, इस सतह के सानिया मॉडल टाउन के कातल और मुबैना तौर पर इस मुल्क को लूटने वाले और इस नेज पर पहुंचाने वाले इस तरह की असम्बलियों के अंदर जब बैठते हैं, आम मामलात का फैसला करते हैं, तो आप खुद अंदाजा कीजिए। लेकिन ये निज़ाम की कमजोरी है, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है जिसके अंदर लूट मार करो, करप्शन करो, धांधली के जरिए, गुंडागर्द और बदमाशों के जरिए से अपनी सीटें पक्की करो और असम्बली में पहुंचो, और फिर आप मुअज़्ज़ज़ हो, आपका ऐवान भी मुअज़्ज़ज़ है। तो अब उन्होंने तकरीबन 1 घंटा पहले कहा, जी मैं चूंकि इमरान खान का सामना कैसे करूंगा, मैं तो नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो वैसे भी बंदा जो थोड़ा सा काना होता है वो शर्मिंदा होता है। तो उस शहबाज शरीफ ने कहा, जी अगर स्पीकर साहब इस इजलास के अंदर वजीर आजम आएंगे तो मैं शरीक नहीं होगा। ज़ाहिर है अगर अपोजिशन लीडर शरीक नहीं होता तो ये एक खबर बनती, और कौमी नौइयत के जो मामलात हैं वो भी उन्होंने अपनी अना के भेंट चढ़ाए। अब इस पर वजीर आजम चूंकि ऑलरेडी ब्रीफिंग ले चुके हैं, उनको सारे मामलात का पता है, तो वजीर खारजा को उन्होंने कहा कि आप सवालात के जवाब दीजिएगा, हुकूमती साइड से कोई बात नहीं। वो आए और वो जियारत करना चाहते हैं अलहदगी के अंदर DGISI की और आर्मी चीफ की, उनको करने दें जी भरकर जो वो करना चाहते हैं। तो इस वजह से अपोजिशन लीडर की वजह से उसकी डिमांड पर शहबाज शरीफ को, गरीदा फारूकी को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनकी डिमांड पर वजीर आजम इस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए। अब मैंने आपको बताया कि जो मरियम है वो बड़ा एक बयानिया आपने देखा, बहुत सारा तबका मलामतिया भी इस बयानिए की बात कर रहा था, और अब ये जो बयानिया है ये टूट चुका है। और इस बयानिए के तहत कहते थे वोट को इज्जत दो। इसका मतलब ये है कि ये जो अस्करी लीडरशिप है ये हमारी ऐसे ही है जैसे दुश्मनों का ये सलूक करते हैं, जैसे ये हमेशा हर जलसे में बात करते हैं। लेकिन अब उनको ये लगता है, मरियम खानदान को, कि नवाज शरीफ और मरियम अगर आउट होते हैं तो शहबाज शरीफ मामलात को हैंडल कर लेंगे। इसलिए पिछले 6 दिन से, हालांकि वजीर आजम ने अमेरिका के हवाले से बड़ी आम स्पीच की, लेकिन मरियम का जो ट्विटर अकाउंट है वो खामोश है। उसकी नौकरानियां इस हवाले से बात करती रहती हैं। और कल जो
इजलास हुआ है, इस इजलास के बाद बड़ा अच्छा रद्द अमल आया। रद्द अमल जो है वो ये आया कि आप अंदाजा कर लें कि जो इस वक्त JUIF है, फजलुर रहमान, वो भी बड़ी तनकीद करते हैं अस्करी क़यादत पर और पॉलिसियों पर, लीडरशिप पर, और कहते हैं हमें आप भेजो और ये करो। अब कहते हैं रिजवान अहमद गलज़ई जो है, बड़े आम रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस के, वो कहते हैं कि पार्लिमानी दिफाई कमेटी के इजलास में अपोजिशन जमातों ने अस्करी क़यादत की जानब से पेश करदा तजावीज़ की मुकम्मल हमायत की है। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद ने अफगान तनाज़े पर रियासती मौक़िफ़ की हमायत में खताब किया है। अब ये मौक़िफ़ यही है कि वो अपने मसाइल खुद हल करें और हम इसके अंदर नहीं पड़ते। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी उसके अंदर देखा गया कि जनाब पूछे शहर खकान अब्बासी, आपको तो सवाल करने चाहिए थे, बिलावल है उसको सवाल करने चाहिए थे, ये पूरे मामलात पर उन्होंने कहा हम बात करेंगे। लेकिन जब पूछा गया शहर खकान अब्बासी से, बताइए कि क्या आपको किसी मसले पर इख्तलाफ तो नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया जी 3 बड़े इशूज थे जिनमें से सिर्फ एक पर बहस हो सकी, जबकि दीगर 2 इशूज पर बात करने के लिए मजीद इजलास करना पड़ेंगे। उनका कहना था कि इख्तलाफ किसी चीज पर हमारा नहीं हुआ, इख्तलाफ नहीं हुआ। कमेटी शुरका को हकायक पर मबनी ब्रीफिंग दी गई और इजलास में हर पार्टी के लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। वजीर आजम के इजलास में अदम शिरकत के हवाले से बात की थी। अब वजीर आजम आए या ना आए उनकी मर्जी है। और वजीर आजम ने बताया कि भारत कश्मीर और दाखिली सलामती के इशू पर बात होना बाकी है, साबक वजीर आजम ने कहा। अब ये इन्होंने कहा जी हमें भी कोई एतराज नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा जी बड़ी जबरदस्त ये मीटिंग रही, इसके अंदर जबरदस्त ब्रीफिंग हुई है, लिहाजा हम भी इससे इतफाक करते हैं। तो बाकी लोगों ने भी कहा। तो ये जो अस्करी लीडरशिप ने एक पूरा जो हुकूमती बयानिया दिया है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है अफगानिस्तान से रिलेटेड, उस पर सेर असल गुफ्तगू हुई है और उसके अंदर जो है इसकी तारीफ की गई है कि ये हुकूमत का जबरदस्त इनिशिएटिव है। लेकिन कल को जब इनके मामलात खराब होंगे, इन्हीं मीटिंग्स को जवाब बनाकर ये गलत बयानियां करते हैं। आपने देखा है अयाज सादक ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, बहरहाल ये इनका मामला है। अब ये जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ का, शहद खकान अब्बासी का, आर्मी चीफ का, DGISI का, हुकूमती पॉलिसी की तारीफ करना, ये जो मरियम का पूरा बयानिया था उसको दफन कर गया। क्योंकि वो तो किसी सूरत कोई अच्छाई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो पिछले 6 दिन से खामोश हो चुकी हैं और अब कश्मीर इलेक्शन में जाएंगी, कुछ लंबे चौड़े खिताब करेंगी। हालांकि वहां कश्मीर इलेक्शन के अंदर LA के मुहाजिरीन और टोटल जो जनरल नशिस्तें हैं उनके अंदर 45 नशिस्तें हैं, जिनमें 7 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और 7 पारी नून लीग के, और एक और भी जड़ जाएगा तो पीछे 6 बचेंगे। अब 6 और 7 नशिस्तों पर पूरे कश्मीर में जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं वो कहेंगी धांधली हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। हालांकि PTI मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कुछ दीगर जो जमातें हैं मकामी, वो आज़ाद उम्मीदवार वहां पर जबरदस्त तरीके से कंपेन कर रहे हैं। तो मरियम जो है उसका बयानिया भी पीछे रह गया, मरियम भी पीछे रह गई, नवाज शरीफ भी आउट हुए और ये जो लोग हैं ये अब इन हो गए हैं। तो वो पूरा जो वोट को इज्जत दो वाला मामला है वो चला गया। लेकिन ये मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अपोजिशन जमातों तमाम लोगों को मुल्की सलामती के मामलात पर हुकूमत की उन्होंने पॉलिसी की तायीद की, और ये अच्छी बात है कि अस्करी और सिविल लीडरशिप, हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पर एक हुए हैं। अब जो है मैं आपके सामने रखता हूं, वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़ी आम खुशखबरी दी है और ये खुशखबरी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से है। ज़ाहिर है हम अमेरिका को अगर एब्सोल्युटली नो नॉट कहते हैं या कोई इस तरह का मामला करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो सकती है। वजीर आजम के खिलाफ जो है वो बड़ी साजिशें हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि पाकिस्तान का हर शख्स जो है जो जिसके जिम्मे FBR के अंदर रजिस्टर्ड हो और अपना टैक्स जो है वो पे करे। टैक्स कलेक्शन के अंदर वजीर आजम ने मुबारकबाद पेश की है और जो रेवेन्यू हदफ था उससे ज्यादा अचीव किया है इस हुकूमत ने, और आवाम के तावन के साथ ये जबरदस्त बात है। वजीर आजम ने कहा है कि तारीखी टैक्स आदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माली साल 2020-21 के दौरान FBR ने 4,732 अरब रुपए का तारीखी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया है, जो कि 4,691 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा टैक्स है। यानी वजीर आजम ने कहा है कि FBR की जानब से इकट्ठे किए गए महसूलात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% ज्यादा है और FBR की ये कारकर्दगी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अब ये एक खबर तो आई ये कि जो टैक्स कलेक्ट करना था हुकूमत ने
وہ ہدف سے زیادہ ملا ہے، حالانکہ کرونا کی وبا تھی اور یہ سارے معاملات کے باوجود یہ ایک اچھا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن دوسرا جو بہت بڑا معیشت پر امپیکٹ پڑتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑتا ہے، ایک تو فارن ریمیٹنس آتا ہے جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اور ایک آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے، اور دوسرا آپ کی ٹیکس کلیکشن کتنی ہے، یہیں سے پیسے آنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فواد چودھری صاحب نے یہ بتایا کہ الحمدللہ 18% اضافے کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کا ہدف اس سال 2021-22 کے اندر حاصل ہوا ہے۔ اگر سروس سیکٹر کو شامل کریں تو یہ 31 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں پاکستان کا ایکسپورٹر پاکستان کے معاشی استحکام کا عام ستون ثابت ہوگا۔ تو اس وقت جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو مسٹر 10% اور ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بہت اچھے لیول پر تھی، پھر بھی کمپیئر کیا جائے آگے نون لیگ کی حکومت آئی تو یہ ڈاؤن ہوا، اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ظاہر ہے پہلے سال سارے معاملات کو روکا گیا، کنٹرول کیا گیا، ملک جو ہے وہ ویسے ہی ڈوب رہا تھا، تو پھر کرونا کی وبا آ گئی اور اب ایک معیشت نے اچھا سٹیپ لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہونا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ ختم ہونا، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن کی ہے اس کے اندر مزید اب اضافہ ہوگا، چونکہ اور لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس کا مستقبل روشن ہے، اور خاص طور پر جو فارن پالیسی ہے بالکل کلیئر میسج دیا ہے وزیر اعظم نے، حکومت نے، عسکری لیڈرشپ نے، آرمی چیف نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ بالکل اڈے وڈے کسی کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت اور عسکری لیڈرشپ کا ایک ہونا، یہ بیسیکلی مریم اور دیگر اپوزیشن کے لیے مزید زیادہ پریشانی کا باعث ہے، لیکن پاکستان ترقی بھی کرے گا اور اپنے مشن کے ذریعے آگے بھی بڑھے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔